गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर जलवायु विज्ञान से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम सूर्य तप से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। और इसी के साथ आज की सीरीज हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन इतना आपको अवश्य बता देते हैं कि इसके साथ साथ हम एक और सीरीज चला रहे हैं जिसमें मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग इसके साथ साथ उस सीरीज को भी देखते रहें कि जिससे आपको मैप पर एक कमांड प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, लिखा गया है निम्नलिखित में से उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सही दूरी है। तो यहाँ पर बात कर रहा है उपसौर। उपसौर का तात्पर्य है कि जब पृथ्वी सूर्य से काफी निकटतम दूरी पर होती है उस समय की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे मान लेते हैं ये अगर हमारा आर्बिट है पृथ्वी का, तो पृथ्वी की आर्बिट अर्थात पृथ्वी इसी में परिक्रमा करती है और सन इसके केंद्र में कहीं पर स्थित है। तो सन अगर इसके केंद्र में कहीं पर स्थित है, सपोज दैट यहाँ पर सन स्थित है, यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ से देखने पे पृथ्वी क्या होगी, इसके एकदम नियरेस्ट पॉइंट पर होगी। क्या होगी? नियरेस्ट पॉइंट पर होगी, क्योंकि जब इलिप्टिकल शेप होता है एक समय होता है कि जब पृथ्वी इसके एकदम नियरेस्ट पॉइंट पर होती है और एक समय होता है कि जब पृथ्वी इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है। तो जब न्यूनतम डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है तो उसको कहते हैं अपसौर। तो उपसौर के दौरान जो यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है यह होती है 147। कितना होती है? 147.1 मिलियन किलोमीटर। और यही जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है तो यह हो जाती है 152.1 मिलियन किलोमीटर। लेकिन अगर एवरेज बात करें कि पृथ्वी की सूर्य से कितनी दूरी होती है तो एवरेज आपका लगभग मिलता है 149 मिलियन किलोमीटर। तो ये औसत दूरी है, जबकि उपसौर के दौरान आपकी 147 हो जाती है और अपसौर के दौरान जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है तो 152 हो जाती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस समय का जो सौर स्थिरांक है ये होता है 2.01 और इस समय का होता है 1.89 और इस समय का जो होता है क्या हो जाता है 1.94। इस सौर स्थिरांक है, तो इसकी चर्चा हम लोग किए थे। तो यहाँ पर डिस्टेंस की भी चर्चा हो गई कि कितनी दूरी पृथ्वी से सूर्य की है जब उपसौर होता है और अपसौर होता है और नॉर्मल कंडीशन में। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से पूर्व टेम्परेचर में जब वृद्धि होगी तभी वाष्पीकरण होगा, क्योंकि बगैर टेम्परेचर के वाष्पीकरण हो नहीं सकता। इसलिए टेम्परेचर सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा गया है कि वाष्पीकरण से एकदम पूर्व क्या आता है, तो टेम्परेचर आता है और टेम्परेचर में जब इंक्रीमेंट हो जाता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न लिखा है आइसोनोमलस जो शब्दावली है इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य होता है कि समान तापीय विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोनोमलस लाइन। आइसोनोमलस का तात्पर्य होता है कि समान तापीय विषमता अर्थात ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा जिसके तापीय विषमता एक जैसी हो तो उसको कहते हैं आइसोनोमलस लाइन। चलिए, इसी प्रकार जो यहाँ पर लिखा है समान वायुदाब को मिलाने वाली तो समदाब रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से सब पर कुछ न कुछ आपको डिस्कशन अलग से हम लोग करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ने के पश्चात करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है सूर्यास्त के समय का गोधूली प्रकाश परिणाम होता है। अर्थात जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है, अर्थात सूर्य हमको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई पड़ता है, उसके बावजूद भी सूर्य की लालिमा हमको नजर आने लगती है। तो इस कह सकते हैं इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो सौरिक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कौन होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के ही परिणाम स्वरूप सूर्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना देने के बावजूद उसके आगमन की सूचना हमको पहले से मिल जाती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है जिससे हमको लाल प्रकाश सबसे पहले नजर आ जाता है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी।
लेकिन यहाँ पर जो दिवा प्रकाश होता है इसका कारण क्या है? प्रकीर्णन को हम इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग, और एक होता है डिफ्यूजन, विसरण। तो विसरण के परिणाम स्वरूप देखिए, स्कैटरिंग और डिफ्यूजन में बेसिक अंतर, इसको कहते हैं स्कैटरिंग। सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं स्कैटरिंग। ये है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का तात्पर्य होता है प्रकीर्णन। यहाँ पर क्या होता है कि जब सन रे आती है और मार्ग में जो अवरोध है, अवरोध रूपी जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या जो भी है, अगर इनका साइज सन रे की साइज से छोटा हो जाता है तो वह प्रकीर्णन या वह विकिरण उस पर टकरा करके बिखर जाती है। क्या होती है? बिखर जाती है अलग अलग रंगों में। तो इसीलिए जो स्कैटरिंग होता है इसको कहते हैं, एक प्रकार से ये वर्णात्मक होती है। वर्णात्मक मतलब होता है कि यहाँ पर अपने रंगों में विभक्त हो जाती है। और इसीलिए सन की जब प्रकाश, सन प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ता, उसके पहले ही प्रकाश जब आती है तो स्कैटरिंग के परिणाम स्वरूप लाल वाली प्रकाश हमको नजर आ जाती है, क्योंकि यह प्रकाश अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। लेकिन जो डिफ्यूजन होता है, जो विसरण यहाँ पर लिखा है, विसरण को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का तात्पर्य होता है विसरण। तो विसरण में क्या होता है कि जब मार्ग में जो अवरोध है इसकी साइज विकिरण की साइज से बड़ी हो जाती है, तो प्रकाश की जो किरण है यह रंगों में विभक्त नहीं होती है, बल्कि अपनी दिशा ही केवल बदल देती है। तो पूरा पूरा आपको उजाला नजर आएगा, ना कि कलर वहां पर नजर आएगा। तो जैसे दिन है, दिन में सूर्य आपके रूम में नहीं है, लेकिन रूम में फिर भी प्रकाश हमको नजर आता है, लेकिन उस प्रकाश में किसी प्रकार का वर्ण का वहां पर सेगमेंट नहीं होता कि लाल है, नीला है, पीला, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब स्कैटरिंग होती है तो वहां पर प्रकाश अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस स्कैटरिंग और डिफ्यूजन में होता है। तो सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन का जो परिणाम है कि सूर्यास्त और सूर्योदय, इन दोनों के दौरान जो सूर्य के प्रत्यक्ष ना होने के बावजूद भी हमको लालिमा दिखाई पड़ती, वह स्कैटरिंग का परिणाम है। और दिन के समय रूम में जहां पर सन की प्रकाश प्रत्यक्ष नहीं पहुंच पाती, लेकिन वहां पर जो प्रकाश पहुंचती है उसको कहते हैं विसरित दीवा प्रकाश या डिफ्यूजन। और यहां पर कह सकते हैं ये वर्णात्मक नहीं है, या वर्णात्मक नहीं है, जबकि यह क्या है? ये वर्णात्मक है। वर्णात्मक का तात्पर्य है कि यह अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाती है। ये डिफरेंस आपको समझना है और आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया ध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ पर छितरेपन से बसे होते हैं। छितरेपन का तात्पर्य है कि एक प्रकार से यहाँ पर बसावट दूर दूर है, अर्थात कोई यहाँ पर निश्चित पैटर्न नहीं मिलता है। एक मकान यहाँ है तो एक मकान कहीं दूर, फिर दूर, ऐसे कुछ, मतलब यहाँ पर कुछ निश्चित पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं हम लोग स्कैटरिंग पैटर्न है। स्कैटरिंग मतलब एकदम बिखरा हुआ, इसको कहते हैं छितरेपन। तो ऐसा क्यों होता है? ध्रुवीय क्षेत्र में इस प्रकार से लोग क्यों बसते हैं, अर्थात इनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता? इसके पीछे जो प्रमुख कारण है ये है निम्न तापमान के कारण, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। और जब तापमान काफ़ी कम होता है तो जो फसल हम तैयार करना चाहते हैं उस फसल के लिए हमको समय बहुत कम मिलता है। जब उतना वक्त हमको मिलेगा ही नहीं तो कोई फसल तैयार ही नहीं हो पाती है। तो जब फसल ही नहीं तैयार होगी, खाने पीने की सामग्री नहीं होगी, तो लोग वहाँ पर किस बेसिस पर रहेंगे? तो कारण यहाँ पर मुख्य यही है कि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए हमारी फसल को ग्रो होने का समय बहुत कम मिल पाता है। और परिणाम होता है कि हमको खाद्यान्न आपूर्ति वहाँ पर सुलभ नहीं हो पाती है। इसका परिणाम है कि वहाँ पर लोग छितरेपन में रहते हैं, काफ़ी दूर दूर बसावट आपको देखने को मिलती है। और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, ये कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिखा गया है कि जब सूर्यास्त सब जगह समान रूप से पड़ता है तब भू सतह जल भाग की तुलना में ज़्यादा तेजी से गर्म हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो भू सतह है अर्थात स्थलीय भाग जलीय भाग की तुलना में तेजी से गर्म होता है। बात ठीक है, हमने आपसे कल भी डिस्कशन किया था कि अगर एक अक्षांश है और इस अक्षांश पर कहीं पर स्थल भाग है और कहीं पर जल भाग है और दोनों को एक समान सौर की विकिरण प्राप्त होती है, ऐसे में जलीय भाग के गर्म होने और ठंडा होने में वक्त ज़्यादा लगता है, जबकि स्थलीय भाग शीघ्रता से गर्म और ठंडा होता है। जिसके पीछे कारण क्या है कि जल की विशिष्ट उष्मा पारदर्शिता और तापीय चालकता स्थलीय भाग की तुलना में अधिक होती है। ये जो सेंटेंस लिखा है यह सेंटेंस पूर्णतः सही है, क्योंकि स्थलीय भाग जल की तुलना में शीघ्रता से गर्म भी होता है और शीघ्रता से ठंडा भी होता है। अगला लिखा है धरातली धरती अपारदर्शी है जबकि जल
सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। तो यह भी सेंटेंस सही है। और यही कारण है कि धरती या स्थल भाग शीघ्रता से गर्म होता है और शीघ्रता से ठंडा होता है, जबकि जलीय भाग एक साथ पूरा गर्म होता है और पूरा ठंडा होता है, क्योंकि प्रकाश आंतरिक भाग में भी प्रवेश करती है। तो जब आप प्रकाश या एनर्जी सूर्य की आंतरिक भाग में प्रवेश करती है तो जल का पूरा भाग एक साथ गर्म होता है, लेकिन स्थल का केवल ऊपरी भाग गर्म होता है, जिसका परिणाम है कि स्थलीय भाग शीघ्रता से गर्म होता है और जलीय भाग शीघ्रता से गर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला लिखा गया है वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म हो जाता है? तो वायुमंडल के गर्म होने के पीछे जो कारण है वो है पार्थिव विकिरण। ध्यान रखिएगा, क्या है? पार्थिव विकिरण। क्योंकि सन से जब प्रकाश आती है, सपोज दैट यहाँ पर सन है और सन से प्रकाश जब आती है तो यहाँ पर आती है इंसोलेशन और ये पहुँचती है पृथ्वी की सतह और पृथ्वी की सतह के वायुमंडल में। तो वायु ये चूंकि आती है शॉर्ट वेव रेडिएशन है। कैसी है? शॉर्ट वेव रेडिएशन है। और इस शॉर्ट वेव रेडिएशन होने के कारण इसका वायुमंडल में अवशोषण काफ़ी कम होता है। लेकिन जैसे ही यह सतह पर पहुंचती है तो पृथ्वी की सतह गर्म होती है और गर्म होने के बाद यहाँ से जो अब एनर्जी निकलती है, इस एनर्जी को कहते हैं पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। और ये होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये दीर्घ तरंग विकिरण होती है। जब दीर्घ तरंग होती है तो यह वायुमंडल के द्वारा सहजता से अवशोषित कर ली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो देखा जाए सन रे से प्रत्यक्ष रूप से हमारा वायुमंडल बहुत कम गर्म होता है, जबकि उसी सन रे का जब परावर्तित रूप पृथ्वी के माध्यम से निकाला जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, तो कह सकते हैं पृथ्वी का वायुमंडल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाता है डी। अगला लिखा गया है सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्णता वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है? तो वायुमंडल सूर्य के न रहने के बावजूद किससे प्राप्त करता है? पृथ्वी से प्राप्त करता है। क्योंकि जब सूर्य अपसेंट हो जाता है तो पृथ्वी दिन में जो गर्म हुई है, रात में पार्थिव विकिरण के माध्यम से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है वायुमंडल में। तो इस आधार पर कह सकते हैं इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पार्थिव विकिरण के माध्यम से ही सूर्य के अनुपस्थिति में वायुमंडल कुछ एनर्जी को प्राप्त करता है। अगला लिखा गया है यदि सूर्य का उत्थापन कम होता है तो एल्बिडो क्या होता है? उत्थापन का तात्पर्य यह है कि सपोज दैट सूर्योदय का समय है, अर्थात सूर्य अभी तिरछा है, उसकी किरणें पृथ्वी पर वर्टिकल नहीं पड़ रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा? उसका परावर्तिता गुणांक ज़्यादा होता है। जब वर्टिकल पड़ेगी तो परावर्तिता गुणांक क्या होता है? वहाँ पर कम होता है। लेकिन जब तिरछी पड़ेगी तो परावर्तिता गुणांक अधिक होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जब सूर्य तिरछापन में रहेगा, अर्थात वह उत्थापन की अवस्था, मतलब वहाँ पे अभी उदय हो रहा है, तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं यह सरफेस से वापस कर दी जाती हैं क्योंकि तिरछी पड़ती हैं। तो इस आधार पर कह रहे हैं उसका एल्बिडो बढ़ जाता है। एल्बिडो बढ़ने का तात्पर्य है कि परावर्तिता गुणांक अधिक होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वापस कर दी जाती है। अगला लिखा गया है विकिरण का प्रवाह विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। यह विचार किसने दिया गया है? और ध्यान रखिएगा, यह कह सकते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम है। और इस पर प्रश्न खूब पूछा जाता है कि विकिरण का जो प्रवाह होता है यह विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर इस तथ्य को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और यह सिद्धांत किसने दिया है? तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने यह सिद्धांत बताया है। इस पर बहुत बृहद चर्चा होती है जब क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत की जाती है। तो खैर अभी तो यहाँ प्रश्न है, अभी तो उसकी चर्चा हम लोग कर नहीं सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दी जाती है। जो सन से एनर्जी आती है उसको कहते हैं विकिरण ऊर्जा। और यह विकिरण ऊर्जा को जब पौधा है इसको प्राप्त करता है और प्राप्त करने के पश्चात उस विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यही विकिरण ऊर्जा को पौधा जैव ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। लेकिन चूंकि दो दो विकल्प हमारे सामने हैं तो जो सबसे बेहतर विकल्प है वो पहला है। जबकि सी वाला भी अगर इसकी अनुपस्थिति हो तो सी वाला भी सही हो सकता है, लेकिन अगर पहला अनुपस्थित होगा तो, नहीं तो पहला ही आंसर हमारा सही होगा। अगला लिखा गया है हवा की एक दो ही मात्रा में
20 ग्राम जलवाष्प है, अर्थात जल में उपस्थित नहीं वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कितना है, 20 ग्राम है। कह रहा है उसी तापमान पर जब 80 ग्राम जलवाष्प हो जाए तो वायु संतृप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि वायु द्वारा जलवाष्प के धारण करने की क्षमता क्या है, 80 ग्राम है। तो धारण करने की क्षमता 80 ग्राम है और उपस्थित जलवाष्प है 20 ग्राम। तो सापेक्षिक आर्द्रता निकालने का यही फार्मूला है। अगर हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फार्मूला होता है ये होता है उपस्थित जलवाष्प, क्या होता है, उपस्थित जलवाष्प और डिवाइड बाई आप करते हैं जलवाष्प धारण करने की क्षमता, क्या क्षमता। तो यहाँ पर जो क्षमता है और गुणे कर देते हैं 100, क्या कर देते हैं यहाँ पर 100 का गुणा कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, गुणे यहाँ पर 100 कर देते हैं। तो ऐसे में आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 20 ऊपर है और 80 नीचे है और गुणे 100 है, और यह कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा, 25%। तो सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है, 25% है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव का परिणाम है। जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव का क्या परिणाम होता है, तो वार्षिक वर्षा में वृद्धि होती है, क्योंकि जहां पर भी, जैसे अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा ज़्यादा होती है क्योंकि वहां पर सागर महासागर ज़्यादा हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में तुलनात्मक तौर पर कम होती है क्योंकि यहाँ पर सागर महासागर का परसेंटेज कम है। इसी प्रकार कहीं पर भी अगर स्थानीय जलीय राशि हैं तो जलीय राशियों का प्रभाव पड़ता है हमारे वार्षिक वर्षा पर। तो कह सकते हैं कि जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव का परिणाम पड़ता है, किस दृष्टिकोण से, वार्षिक वर्षा में वृद्धि के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां पर भी समुद्र होता है उसके परिणाम स्वरूप उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां के ताप अंतराल में गिरावट आती है, क्योंकि जो जलीय राशि होती है, जलीय राशि के दिन और रात के टेम्परेचर में अंतर काफी कम होता है। इसका प्रभाव भी सही है, अर्थात डी भी सही है, लेकिन डी की तुलना में ए ज्यादा सही है। तो यहां पर हमको जब ऑप्शन के रूप में आंसर देना होता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है उसी को टिक किया जाता है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपका ए है। कौन है, ए है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया प्रश्न यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सूर्या तप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करती है। यहां पर बात कर रहा है कि कौन सी दशा सूर्या तप की न्यूनतम मात्रा, ध्यान रखिएगा, प्रदान करती है। तो न्यूनतम कब प्राप्त होगी, कि सूर्य जब तिरछा हो, अर्थात सूर्य जब वर्टिकल नहीं हो, जब सूर्य या तो सूर्यास्त के समय की बात करें या सूर्योदय के समय, अर्थात जब वह छुप रहा हो, क्षितिज के समय हो, क्षितिज की स्थिति मतलब क्षितिज के समीप, क्षितिज मतलब क्या होता है, लग रहा है कि यह अब डूबने की कगार पर है या उदय होने की कगार पे है, तो उसको हम क्षितिज के समीप मानते हैं, अर्थात यह काफी तिरछा हो जाता है। तो जब तिरछा हो जाता है तो वैसे हमने अभी प्रारंभ में ही डिस्कस किया था कि वहां का एल्बिडो अधिक हो जाता है, अर्थात जो भी विकिरण आती है वह परावर्तित हो जाती है, उसका कह सकते हैं परावर्तता गुणांक अधिक होता है। इसलिए जब क्षितिज के समीप सूर्य होता है तो हमको कम एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस दशा में हमारा आंसर हो जाएगा ए। लेकिन जो यहाँ पर अन्य विकल्प लिखे गए हैं कि पृथ्वी सूर्य की अपनी कक्षा में समीपतम बिंदु पर होगा, तो जब नियरेस्ट पॉइंट पर होगा तो अधिक एनर्जी मिलेगी, दिन की लंबाई अधिक होगी तो पूरे दिन एनर्जी मिलेगी, तो मतलब वहां पर भी एनर्जी अधिक हो जाएगी। रात्रि की लंबाई अपने न्यूनतम स्तर पर हो तो इसका तात्पर्य दिन लंबा होगा तो भी एनर्जी ज्यादा मिलेगी। सबसे कम एनर्जी मिलेगी कि जब सूर्य क्षितिज के समीप हो, अर्थात जब सूर्योदय या सूर्यास्त का समय हो रहा हो, तो हमको न्यूनतम एनर्जी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है ऊष्मा बजट बताता है। ऊष्मा बजट का तात्पर्य है कि हमको कितना एनर्जी सूर्य से प्राप्त हुई और उस एनर्जी का किस प्रकार से हमारा भूमंडल वापस करता है स्पेस को, इसी के कह सकते हैं संतुलन को हम कहते हैं ऊष्मा बजट। क्या कहते हैं, ऊष्मा बजट। तो अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेडियो क्षमता में संतुलन को ही हम कहते हैं ऊष्मा बजट। इस पर भी बहुत विस्तृत चर्चा की जाएगी जब क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला है सौर विकिरण विषमता एवं जलवायु परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। यहां पर कह रहा है सौर विकिरण विषमता एवं जलवायु परिवर्तन सिद्धांत का यहां पर प्रतिपादन किसने किया है, इसके विषय में पूछ रहा है। तो आपको सीधा सीधा आंसर याद रखना है, सर जॉर्ज सिम्पसन महोदय। किसने किया है, सर जॉर्ज सिम्पसन महोदय ने सौर विकिरण विषमता और जलवायु परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चूंकि इसके बाद अभी देखिए हम लोग ओशनोग्राफी पे संबंधित जो प्रश्न है उसका डिस्कशन करेंगे,
और उसके पश्चात हम लोग अगर देखते हैं इन्वायरमेंट हो गया तो इन्वायरमेंट, और उसके पश्चात हम लोग जो सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। तो उसमें प्रत्येक सिद्धांत पर एटलीस्ट कम से कम 2-3 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सिद्धांत पर भी। तो अगला यहाँ पर जो प्रश्न लिखा गया है, अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है, जिसको कहते हैं तापीय विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? तापीय विषुवत रेखा भी इसी को नाम देते हैं। तापीय विषुवत रेखा उसे कहते हैं कि सर्वाधिक तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। क्या? सर्वाधिक तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को तापीय विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी को तापीय भूमध्य रेखा कहते हैं। और यह सामान्य स्तर पर कहाँ देखी जाती है? तो ज्यादातर इसका विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ होता है। ऑन एवरेज मतलब पूरे वर्ष में अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास से पाया जाता है तापीय भूमध्य रेखा या तापीय विषुवत रेखा। कारण क्या है कि उत्तरी भाग में स्थलीय भाग ज्यादा है, और जब स्थलीय भाग ज्यादा है तो स्थलीय भाग शीघ्रता से गर्म होता है, और शीघ्रता से गर्म होने के कारण जो हमारा तापीय विषुवत रेखा है यह इक्वेटर पर होने की बजाय उत्तरी अक्षांश की तरफ मूव कर जाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखें तो जलीय भाग ज्यादा है, इसलिए वहां पर तापीय विषुवत रेखा पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि वहां का टेम्परेचर तुलनात्मक तौर पर कम ही रहता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं हमारी जो तापीय विषुवत रेखा है, अर्थात सर्वाधिक तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, यह लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास पाई जाती है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला लिखा गया है उष्मीय विषुवत रेखा पाई जाती है, अर्थात उसी को एक दूसरे दृष्टिकोण से यहां पर लिख दिया गया है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में पाई जाती है, तो यही है तापीय विषुवत रेखा। और यह कहां पाई जाती है? तो विषुवत रेखा के उत्तर में पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक टेम्परेचर की हमको मतलब सर्वाधिक एनर्जी की प्राप्ति होती है विषुवत रेखा पर। लेकिन इसके बावजूद भी सर्वाधिक तापमान जो बिंदु हैं ये हमको उत्तरी अक्षांश की तरफ मिलते हैं, अर्थात 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि स्थलीय भाग की प्रधानता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा गया है जब मतलब यहां पर कुछ भरना है, फिर कह रहा है तब हवा को स्थिर माना जाता है। हवा स्थिर कब मानी जाती है? हवा स्थिर तब मानी जाती है कि जब हवा, देखिए हवा स्थिर तब होती है कि जब हवा का नीचे की तरफ अगर अवरोहण हो रहा है, इसको कहते हैं प्रतिचक्रवात। क्या कहते हैं? प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात में क्या होता है? हवा ठंडी होती है और प्लस भारी होती है। ठंडी और भारी होने के कारण यह हवा सतह की तरफ बैठती है, और इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिचक्रवात। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रतिचक्रवात। तो प्रतिचक्रवात की जो दशा है यह कब देखने को मिलती है? कि जब हमारा सामान्य ताप ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास दर कितना है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से टेम्परेचर में गिरावट आती है। यही कह रहा है जब तापमान में गिरावट की दर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाए, अर्थात सामान्य ताप ह्रास दर से भी कम हो जाए, तो वह स्थिति उत्पन्न होती है प्रतिचक्रवात की। तो यहां पर आप देख रहे हैं पहले में कि सामान्य ताप ह्रास दर का मान कम है, यह है ना, कम का सिंबल लगा है कि इसका वैल्यू कम है। किससे? रुद्धोष्म पतन दर से। तो इसका मान जब कम हो जाएगा तो इसका तात्पर्य है कि हवा ठंडी होकर के भारी होकर के सतह की तरफ बैठने लगती है, और यही हमारी स्थिर दशा को प्रदर्शित करता है, और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा गया है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से ठंडी हवा, क्या? जिसके माध्यम से ठंडी हवा गर्म हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज रूप से स्थानांतरित करती है। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जब क्षैतिज स्थानांतरण होता है, वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है। कैसा प्रवाह होता है? क्षैतिज प्रवाह। इसको कहते हैं अभिवहन। और जब यही ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है इसको कहते हैं हम लोग संवहन। ऊर्ध्वाधर को हम कहते हैं संवहन, क्षैतिज को हम कहते हैं अभिवहन। अगर इस प्रकार से होता है इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, चलिए यहां पर थोड़ा तिरछा लगता है लेकिन कोई नहीं। तो जब वर्टिकल होता है तो इसको कहते हैं संवहन, और जब हॉरिजॉन्टल होता है तो कहते हैं अभिवहन। और इसी प्रकार एनर्जी का फ्लो भी है। एनर्जी का फ्लो जब किसी तरल और गैस में होता है और उसका मूवमेंट अगर वर्टिकल होता है तो उस विधि को संवहन विधि कहते हैं, और जब एनर्जी का फ्लो किसी तरल और किसी गैस में हॉरिजॉन्टल विधि में होता है तो उसको हम कहते हैं अभिवहन मेथड। क्या कहते हैं? अभिवहन मेथड। तो चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, अगर हॉरिजॉन्टल है तो वह अभिवहन होगा,
और अगर वर्टिकल है तो उसको संवहन कहेंगे। तो यहाँ चूंकि प्रश्न का क्षैतिज प्रवाह हो रहा है, तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, मतलब अभिवहन मेथड हो जाएगा। कौन सा मेथड हो जाएगा? अभिवहन मेथड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि वार्षिक रेंज है और एल्बिडो है, आइसोहोल है, अल्पन है, इनको मिलान करना है। वार्षिक रेंज का तात्पर्य क्या होता है कि सर्वाधिक टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर, इसी के अंतर को कहते हैं वार्षिक रेंज। तो यहाँ पर इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अर्थात सबसे गर्म और ठंड महीने के औसत तापमान का अंतर, ये हो गया वार्षिक रेंज। इसी प्रकार एल्बिडो का तात्पर्य है कि जो परावर्तिता गुणांक है, किसी सतह के द्वारा कितनी एनर्जी सूर्य की वापस की गई। तो यहाँ पर लिखा एक वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आल्पन होता है, आल्पन को कहते हैं आतपन अर्थात इंसोलेशन, इसी को कहते हैं इंसोलेशन। तो ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं हम लोग इंसोलेशन, और इसी को कहते हैं सूर्यातप। क्या कहते हैं? सूर्यातप। और इसी को कहते हैं आल्पन। क्या कहते हैं? आल्पन। इस आधार पर अगर हम बात करें, इसका तात्पर्य है कि सन से आने वाली एनर्जी को कहते हैं सूर्यातप। यहाँ पर लिखा है आगमिक सौर विकिरण, तो आगमिक जो सौर विकिरण होता है इसी को कहते हैं आल्पन। अब बात आ गई आइसोहोल, तो आइसोहोल का तात्पर्य क्या है? धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोहोल। तो आप इस आधार पर अपने आंसर का चयन कर लें, और आंसर हमारा जो मिलेगा ये हो जाएगा 3124, नहीं 3142। तो 3142 देख लीजिए कहाँ पर है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा गया है मैदानी क्षेत्र से पहाड़ों की तरफ जब आप जाते हैं, अर्थात सीधा सीधा हम कहें कि जब आप वायुमंडल में ऊपर की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर में हमको गिरावट मिलती है। कितना मिलती है? अगर सामान्य दशा है तो टेम्परेचर में गिरावट मिलती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से टेम्परेचर में गिरावट हमको देखने को मिलती है। और इसी को अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यह मिलता है 165 मीटर ऊंचाई में जाने पर टेम्परेचर में कितनी गिरावट आती है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी को जब 1000 करेंगे तो 6.5 आपको स्वतः मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र से जब पहाड़ों की तरफ आप जाते हैं तो तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होती है। कितने पे? 165 मीटर पर। और अन्य शब्दों में हम इसे 6.5 भी कहते हैं, और इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स। क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। चलिए इसी के साथ देखा जाए तो आज का एपिसोड समाप्त होता है, और कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।